A machine which is 75% efficient uses 12 joules of energy in lifting up a mass, a 1 kg mass through a certain distance. The mass is then allowed to fall through that distance. What will its velocity be at the end of its fall? तो देखो बेटे एक मशीन है 75% एफिशिएंसी है उसकी और कितनी एनर्जी यूज कर रही है वो 12 जूल किसको 1 किलो को लिफ्ट करने में थ्रू सर्टेन डिस्टेंस तो मास उसके बाद उसको घेर दिया गया तो आपने वेलोसिटी निकालनी है सो ऐसा देखिए इनपुट तो ज्यादा होती है हमेशा आउटपुट एनर्जी कम होगी तो आप सबसे पहले आउटपुट एनर्जी निकाल लीजिए वो एक्चुअल वर्क डन है बाय द मशीन तो इनपुट बाय आउटपुट बाय इनपुट इज एफिशिएंसी 75 अपॉन 100 इंटू 12 इज द आउटपुट वर्क डन बाय द मशीन यानी ये पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगा सो बेटा देखो ये आ जाएगा 25 3s are 25 4s are 4 3s are so output is equal to 9 joules. अब देखिए ये जो आउटपुट है ये पोटेंशियल की फॉर्म में है सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम मास कितना 1 इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है ये पूरा का पूरा 9 जूल कन्वर्ट हो गया किसमें पूरा का पूरा 9 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई रूट 18 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी इज रूट 18 मीटर पर सेकेंड आंसर बिकम्स सी पार्ट रूट 18 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट बेटे 115th क्वेश्चन A man throws the bricks to the height of 12 meter where they reach with a speed of 12 meter per second. If he throws the bricks such that they just reach this height, what percentage of energy will he save? तो हमने क्या निकालना है बेटे परसेंटेज एनर्जी सेव्ड अगर वो जस्ट रीच करे हाइट कितनी 12 मीटर अभी वो 12 मीटर हाइट पे किस एनर्जी से पहुंच रही है 12 मीटर पर सेकंड से यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी सेव कर सकता है देखिए बेटा उसने टोटल एनर्जी अगर वो 12 मीटर पर सेकंड से पहुंच रही है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी हो जाएगी बेटे टोटल एनर्जी हो जाएगी एम जी 12 प्लस हाफ एम इंटू 12 का स्क्वायर ये टोटल एनर्जी वो अभी लगा रहा है वो कौन सी एनर्जी बचा सकता है ये वाली एनर्जी बचा सकता है अगर वो जस्ट पहुंच जाए 12 मीटर हाइट पे तो हाफ एम इंटू 12 का स्क्वायर हाफ एम इंटू 12 का स्क्वायर तो ये बेटे एनर्जी सेव्ड हो गई अपॉन टोटल एनर्जी इंटू क्या चीज 100 दिस विल गिव यू दी परसेंटेज एनर्जी ही विल सेव तो आप देखिए मास काट लीजिए बेटा थ्रोट कॉमन लेके आपके पास क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 6 नीचे आ जाएगा बेटे 12 इंटू जी 9.8 प्लस बेटे क्या 12 इंटू 6 दिस होल इंटू 100 यदि ये सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 38% आंसर इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 116 A tennis ball dropped from a height of 2 meter rebounds only 1.5 meter after hitting the ground. What fraction of energy is lost in the impact? देखिए बेटा एक बॉल को हमने 2 मीटर हाइट से जब ड्रॉप किया तो वो 1.5 मीटर रिबाउंड हुई आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड तो इसका मतलब है कुछ फ्रैक्शन एनर्जी लॉस हुआ आपने वो फ्रैक्शन एनर्जी लॉस निकालना है तो देखिए बेटे कुल एनर्जी थी एम जी इंटू 2 माइनस एम जी इंटू 1.5
ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट अपॉन टोटल एनर्जी। ये बेटे एनर्जी लॉस्ट है, अपॉन टोटल एनर्जी आ जाएगी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। So mg throughout cancel. This is equal to 2 minus 1.5 over 2. That is equal to 0.5 over 2. That is equal to 1 by 4. So fraction energy lost in the impact is 1 by 4. Answer is A part. Next bete, question number 117. If L, m denote the angular momentum and mass of a particle and p its linear momentum, which of the following can represent the kinetic energy of the particle moving in a circle of radius r? देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m। यहां पे जो हमारी गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की वो एंगुलर की बात कर रहा है, तो एंगुलर में एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा और मास किसके एनालोगस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के। तो दिस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स मास, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 118। A force equal to the weight of the man weighing 40 kg is exerted by the man on a 10 kg block which moves by 10 meter. Then the work done by the man on the block is given by. So अब आप देखिए बेटे फोर्स किसके इक्वलेंट लगा रहे हो, वेट के, आदमी के वेट के, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा बेटे, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, 40 किलो का आदमी है उसका वेट हो जाएगा 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बेटे 10 मीटर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4000 जूल्स। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट 4000 जूल्स। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 119। The work done on the block in the case below is, तो आपके पास देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है। दस न्यूटन की फोर्स लग रही है 60 डिग्री एंगल पे और डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। सो वर्क डन इज 10 so work done becomes 25 joule, answer is A part। next bete question number 120। elastic potential energy stored inside a spring is half kx, half kx, half kx square. So answer is C part. Answer क्या है बेटे C part. Next 121st question. Elastic forces are conservative, non-conservative, collaborative, colligative. So देखिए बेटा इलास्टिक फोर्सेज जो होती हैं उनके कारण जो वर्क डन होता है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, और जिन फोर्सेस के कारण वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है दे आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो आंसर क्या बना इसका बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 122nd क्वेश्चन। वर्क डन इज इक्वलेंट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज एक्सप्लेन्ड इन, बेटा ये कौन से थ्योरम में एक्सप्लेन्ड है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इन वर्क एनर्जी थ्योरम। सो आंसर इज
B for Bombay. Next बेटे 123rd question. Work done by air friction is पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या कॉम्प्लेक्स. देखिए बेटे, अगर आप एयर फ्रिक्शन के कारण वर्क डन करें, एयर फ्रिक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट करती है, तो ऐसा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट 124th क्वेश्चन. A bullet moving at a speed of 30 meter per second goes 3 centimeter deep in a wooden block. If the bullet was moving with a speed of 60 meter per second, then how much deep will it go in the wooden block? अब आप देखिए बेटे, एक बुलेट जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और कितना डीप जाती है, 3 सेंटीमीटर डीप जाती है. और यही बुलेट यदि 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही होती तो कितना डीप जाती. तो बेटा देखो, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 3, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू 30 का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है. अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट देखिए बेटे, F इंटू एस, वी डोंट नो व्हाट डिस्टेंस इट हैज मूव्ड, that is equal to, but it was initially moving at 60, so half into m into 60 का स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 ही होनी है. सेकेंड इक्वेशन को पहली से डिवाइड कर दो, s/3 will be equal to 60 into 60 over 30 into 30. तो s/3 is equal to, बोलिए बेटे, 4. तो S इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है, अब बुलेट 12 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद जो है रुक जाएगी. सो ये हो गया आंसर, क्या बना बेटे, 12 सेंटीमीटर, डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट 125th क्वेश्चन. When a body moves in a circle, the work done by the centripetal force is always. अब आप देखिए बेटे, एक सर्कुलर पाथ है और इस पे बॉडी चले जा रही है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे एक्ट करिए, ऐसे रेडियली इनवर्ड, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगी, ऐसे. तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल कितना हो गया, 90. सो द वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स will always be 0. So answer is C part. Next bete 126th question. The momentum of a body decreases by 20%, then percentage decrease in kinetic energy is. So आप परसेंटेज डिक्रीज निकालना है काइनेटिक एनर्जी में. देखिए बेटे, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है पी स्क्वायर के. अब आपने मोमेंटम 80%, 20% घटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 80% रह गया. तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी K डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 0.8 टाइम्स P का स्क्वायर. सो बेटे K डैश ओवर K इज इक्वल टू 0.64. दिस इंप्लाइज दैट K डैश इज इक्वल टू 0.64 K. तो बेटा परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, K डैश माइनस K ओवर K इंटू 100. दिस इज इक्वल टू 0.36 इंटू 100. आंसर इज 36%. सो आंसर बिकम्स C part. Next 127th question. काफी अच्छा क्वेश्चन 127th. The kinetic energy K of a particle moving in a straight line depends upon the distance S as. बेटा kinetic energy is equal to A into S square. Kinetic energy is A into S square.
दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल। अब हमने फोर्स निकालनी है बेटे पार्टिकल पे। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए इंटू एस स्क्वायर। सो अब हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स क्या होती है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी या मास इंटू एक्सेलरेशन। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? हाफ एम इंटू 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होता है? v, तो ये v इससे कैंसिल हो गया बेटे, ये एक हाफ यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो m इंटू डी वी बाई डी टी मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ये होती है एक्सेलरेशन बेटे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गई। फोर्स किसके बराबर हो गई? 2 टाइम्स a इंटू एस। सो इसका मतलब फोर्स किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2as। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 128th क्वेश्चन। A body is acted upon by a force which is inversely proportional to the distance x. The work done will be proportional to, तो हमने वर्क डन की प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है यदि हमारी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है x के। सो बेटा देखो F इज इक्वल टू k बाई एक्स। सो वर्क डन is equal to integral of f into dx. So integral f कितना है बेटे? k by x into dx. So work is equal to k into log of x. So इसका मतलब वर्क की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ आ गई बेटे? log x के साथ। वर्क इज प्रोपोर्शनल टू log x। अब आप चारों आंसर देखिए, एक में आ रहा है बेटे आंसर x, दूसरे में x स्क्वायर, तीसरे में x की पावर 3/2, तो डी पार्ट लिख रखा है नन ऑफ दीज। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 129th क्वेश्चन। नाउ देखिए बेटे ये डिस्टेंस और फोर्स का ग्राफ दे रखा है आपको। ये कुछ इस तरह से अब देखिए ये बेटे किस में है? डाइंस में, और ये डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में। 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। अब आप देखिए ये जो वर्क निकलेगा बेटे ये अर्ग्स में निकलेगा। द वर्क दैट यू विल फाइंड आउट इट विल बी इन अर्ग्स। जो पोर्शन ऊपर है ग्राफ का दैट विल हैव पॉजिटिव वर्क डन, आपने 5 सेंटीमीटर तक का वर्क डन निकालना है। सो दैट इज गिवन बाय, और जो एरिया नीचे है वो नेगेटिव होगा। सो बेटा इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एरिया कितना आ जाएगा? अब इस पे फोर्स आपको यहाँ पे 10 दे रखी है, यहाँ पे फोर्स 20 दे रखी है, और यहाँ पे बेटा फिर 10 है। अब आप देखिए ये कितनी दे रखी है बेटे? 20। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ? 10 इंटू 1 10, ये हो गया 20, ये 30 हो गया पूरा, 30 अर्ग्स पॉजिटिव, और ये हो जाएगा -20 नेगेटिव, और ये हो जाएगा बेटे तो 30 10 40 -20 20 अर्ग्स इज द नेट वर्क डन। सो आंसर इज ए पार्ट। Question number 130. A 120 gram mass has a velocity, तो मास कितना है बेटे? 120 ग्राम्स, और इसकी वेलोसिटी कितनी है?
2i cap plus 5j cap meter per second at a certain instant. Its kinetic energy is, so बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर. हाफ 120 ओवर 1000 इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा देखो रूट ऑफ 4 प्लस 25 का होल स्क्वायर. सो दिस इज हाफ इंटू 120 अपॉन 1000 इंटू 29. सो ये बेटे ये कैंसिल कर दो, ये आपके पास 6 आ गया. तो 29 इंटू 6 अपॉन 100, so that will come out to be 1.7 joules. So answer is 1.7 joule. So answer 1.7 joule is A part. Answer becomes A part. Next bete, next question, 131st. An object of mass m is tied to a string of length L and a variable horizontal force is applied on it, which starts at 0 and gradually increases. It is pulled extremely slowly so that equilibrium exists at all times until the string makes an angle theta with the vertical. Force done by the वर्क डन बाय द फोर्स F इज. तो देखिए बेटे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रिंग से टाइड है और इसका लेंथ L है और इसको डिस्प्लेस किया गया बाय स्मॉल एंगल थीटा. तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? ही इज आस्किंग व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स. सो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन potential energy. Work done is equal to increase in बेटा ये पहले यहाँ पे था तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी. जब ये यहाँ पे आया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये आपको पता है क्यों? क्योंकि इसने इतनी हाइट गेन कर ली है, h हाइट. और ये अगर आप ट्राइंगल कंप्लीट कर दो तो ये बेटे कितना हो जाता है? दिस बिकम्स l माइनस h एंड दिस इज l. So from here you can find out this h. H will be equal to L into 1 minus cos of theta. So answer क्या बनता है बेटे? C part. Answer is C part. Next 132 question. A particle moving in the xy plane undergoes a displacement S. S is equal to 2i cap plus 3j cap. While a constant force F, force कितनी एक्ट कर रही है बेटे? 5i cap plus 2j cap Newton. This is the force that is acting and this is the displacement. Then what is the work done by the force F? Work done क्या होता है बेटे? Dot product of force and displacement, F dot S. So F dot S 5i cap plus 2j cap dot 2i cap plus 3j cap. So this will be equal to 5 into 2 plus 2 into 3. ये कितना हो गया बेटे? 10 plus 6 16 joule. This is the work done. So answer is D for Delhi. Next बेटे question number 133. The work done in time t on a body of mass m which is accelerated from rest to a velocity, to a speed v in a time t1 as a function of time t is given by. So देखिए बेटे वर्क डन आपको पता है बाय बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे आपको उसने दे रखा है कि वेलोसिटी v अटेन करता है और टाइम t1 लगता है. किसी टाइम t पर व्हाट इज द वर्क डन वी आर टू कैलकुलेट.
तो देखो बेटा, फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। सो आप यहां पे देखिए बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v अपॉन t1, एक्सेलरेशन इज v बाय t1। अब मास इंटू v बाय t1 इंटू s, आफ्टर एनी टाइम t वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट s। तो बेटा s जो होता है दैट इज हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। नाउ हाफ इंटू v अपॉन t1 इंटू t स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। सो आपके पास आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बनता है डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 134th क्वेश्चन। वर्क डन बाय ए सिंपल पेंडुलम इन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। सो बेटा देखो, आपने निकालना है वर्क डन बाय ए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। अगर मेरे पास ये पेंडुलम है बेटे, इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन का क्या मतलब है कि यदि इसको यहां से डिस्प्लेस किया जाता, ये यहां से जाके दूसरी एक्सट्रीम पे पहुंचती और दूसरी एक्सट्रीम के बाद फिर वापस यहाँ। अब देखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो स्टार्टिंग में यहां पे थी, ये जब वो वापस आया एक ऑसिलेशन के बाद वो इसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो उसकी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी यही है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, वर्क डन क्या होता है बेटे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन द टू सिचुएशंस। सो एक ऑसिलेशन में वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय ए सिंपल पेंडुलम इज 0। सो आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे, वन 35th क्वेश्चन। It is easier to draw up a wooden block along an inclined plane than haul it up vertically, principally because। देखिए बेटे, एक वुडन ब्लॉक को एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर लेकर जाना आसान है, बजाय इसके कि वुडन ब्लॉक को आप ऐसे उठाओ। अब अगर आप ऐसे उठाते हो तो कम से कम फोर्स कितनी चाहिए, वेट के इक्विवेलेंट। अगर आप डायरेक्टली उठाते हो इसको वुडन ब्लॉक को, तो आपको वेट के इक्विवेलेंट इसके फोर्स चाहिए। लेकिन अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है इसे, तो थीटा एंगल लेट्स से इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है, तो बेटा देखो इसका वेट mg एक्ट्स लाइक दिस। इस mg के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, सो दिस इज mg इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इधर कितना हो गया बेटा, mg साइन थीटा। यदि मैंने इसको ऊपर उठाना है तो मुझे mg साइन थीटा की मिनिमम फोर्स चाहिए। अब आप जानते हो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, अदरवाइज वो इसके बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे तो 0 से 90 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, mg साइन थीटा विल बी वेरी मच लेस, वेरी स्मॉलर देन mg। सो क्यों, अब क्या किया आपने, जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप इसके वेट के कंपोनेंट, इसका वेट का कंपोनेंट कम है जिसके अगेंस्ट आपने वर्क करना है। अब देखिए इसका मतलब बेटा आंसर क्या बनता है इसमें, ए पार्ट बोला फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, नहीं, मास बिकम स्मॉलर, नहीं, सी पार्ट है देखिए ओनली ए पार्ट ऑफ द वेट हैज टू बी ओवरकम, नाउ द पार्ट ऑफ द वेट हैज टू बी ओवरकम, सो आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 136th क्वेश्चन। If kinetic energy of body increases by 0.2%, the percent increase in its momentum will be।
सो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज 0.1% से है बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि अब इंक्रीज या डिक्रीज इज लेस देन 10%, सो वी कैन अप्लाई द एरर एनालिसिस, डेल्टा के अपॉन के 2 times delta p upon p. So delta p upon p is equal to half of delta k upon k. ये कितना है बेटे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 0.1%, देन इट्स मोमेंटम इंक्रीज विल बी हाफ इंटू 0.1, काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव इंक्रीज दे रखा है बेटा 0.1%, ये कितना आ गया 0.05%. This is the relative increase in the momentum. So 0.05% answer becomes A part. Next bete, question number 137th. A body of mass 2 kg is thrown vertically upward with a kinetic energy 245 joule. The acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. The kinetic energy of the body will become half at the height of. So देखो बेटे, बॉडी है 2 किलो की और उसको काइनेटिक एनर्जी 245 जूल देके फेंक दिया गया. अब आपसे वो पूछ रहा है कि किस हाइट पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी. बेटे देखो, उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी रह गई तो इसका मतलब सारी आधी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी में. तो जो टोटल एनर्जी थी वो 245 थी अपॉन 2, दिस इज इक्वल, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू एच. m कितना है, मास इज 2 इंटू g इज 9.8 इंटू h. यहां से आप h निकाल लेंगे बेटे, 245 ओवर 4 9.8. सो ये देखिए बेटे, ये जो अगर आप सॉल्व करते हैं, सो दिस विल कम आउट टू बी 6.25 मीटर. सो आंसर इज 6.25 मीटर. आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 138th क्वेश्चन. A long spring, when stretched by x centimeter, has a potential energy V. On increasing the stretching to nx, the potential energy stored in the spring will be. So देखिए बेटा, V is equal to half k into x square. अब आपने कितनी कर दी है स्ट्रिंग की लेंथ, nx कर दी है, तो V डैश नई पोटेंशियल एनर्जी इज V डैश, that will be equal to half k into nx का whole square. So this will be equal to n square into half k x square. half k x square किसके बराबर है, v के बराबर. तो बेटा ये कितना हो गया, n square into v. So potential energy has increased n square times. So answer is C part. Answer becomes C part. Next बेटे question 139. The linear momentum P of a body moving in one dimension varies with time according to the equation P is equal to A plus BT square, where A and B are positive constants. The net force acting on the body is. तो देखिए बेटा, फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, that is equal to d by dt of a plus bt का स्क्वायर. a और b क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2b इंटू टी. इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज सी पार्ट, प्रोपोर्शनल टू टी. नेक्स्ट बेटे 140th क्वेश्चन. Two springs have force constants
K1 and K2 both are stretched till their elastic energies are equal. If the stretching forces are F1 and F2, then F1 is to F2 is. अब देखिए बेटे F1 is to F2 निकालना है आपने. दो स्प्रिंग्स है हमारे पास, उनके फोर्स कांस्टेंट क्या है? K1 और K2. कहता है इनको स्ट्रेच किया गया जब तक इनकी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल ना हो जाए. तो लेट से पहले की एक्सटेंशन हुई x1 और दूसरे की एक्सटेंशन हुई x2. तो हाफ K1 x1 square is equal to half K2 x2 square. This implies that K1 x1 square is equal to K2 x2 का square. अब बेटा देखो आपसे उसने फोर्सेस की रेशो पूछी है, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू K1 इंटू x1 ओवर K2 इंटू x2. बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो. ये मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी. तो आप देखिए ये बेटा K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर बन जाएगा ना. इसको मैं क्या करूंगा, K1 अपॉन K2 स्प्लिट कर लूंगा इंटू K1 x1 स्क्वायर बटा K2 x2 का स्क्वायर. K1 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 x2 स्क्वायर. तो K1 x1 स्क्वायर बटा K2 x2 स्क्वायर, ये रेशो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी बेटे. तो ये रेशो 1 हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 स्क्वायर बटा F2 स्क्वायर is equal to K1 by K2. This implies F1 by F2 is equal to square root of K1 upon K2. So F1 upon F2 is square root of K1 by square root of K2. So answer becomes C part. Answer is C part. Next bete 141st question. Two springs of spring constants 1500 Newton per meter and 3000 Newton per meter respectively are stretched with the same force. They will have potential energy in the ratio. तो देखिए बेटे दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया है. देखिए K1 कितना है बेटे 1500, K2 कितना है 3000 न्यूटन पर मीटर. दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया, यानी कि F1 is equal to F2. This implies K1 into x1 is equal to K2 into x2. यानी कि बेटा 1500 into x1 is equal to 3000 into x2. तो बेटा x1 अपॉन x2 ये हो गया 2 के बराबर. अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशो. पोटेंशियल एनर्जी की रेशो चाहिए, तो बेटा एनर्जी E1 बटा E2 इज इक्वल टू हाफ K1 x1 स्क्वायर बटा हाफ K2 x2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ से हाफ काट दो बेटे. तो ये x1 बाय x2 की रेशो तो अब आपको पता ही है, x1 बाय x2 की रेशो है 2. अब ये K1 बाय K2 की रेशो क्या हो जाएगी बेटे 1500 over 3000 into क्या चीज x1 by x2 होल स्क्वायर 4. सो ये क्या होगी बेटे 2 आ गया. E1 by E2 is 2:1. आंसर क्या बनता है बेटे C पार्ट. आंसर इज C पार्ट. नेक्स्ट बेटे 142nd क्वेश्चन. A child is swinging a swing. He is 0.5 meter above the ground in the lowest position. The highest position is at 1.5 meter from the ground. If g is equal to 10 meter per second square, then the velocity of the child at the lowest position of the swing is. सो देखिए बेटे एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है. जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे है तो ही इज जस्ट 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड. जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है
तो इट इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आपको क्या पता करना है कि लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। ये एक पेंडुलम है बेटे, लोएस्ट पोजीशन इज द मीन पोजीशन और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो हाईएस्ट पोजीशन है। तो बेटा अगर आप लोएस्ट पोजीशन को रेफरेंस मान लें तो उससे बच्चा जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है झूले में तो वो कितनी हाइट पे आ जाता है, 1 मीटर हाइट पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू जी इंटू 1 is the potential energy of the बच्चा at the extreme position, that is equal to half into mass into square of velocity। so बेटा यहां से देखिए मास से मास कैंसल, तो v स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 2 इंटू जी। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जी बोल रखा है 10 लेने के लिए, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। So answer becomes B for Bombay. Next bete, question number 143. Question number 143. अब देखिए बेटे, a force F acting on an object varies with distance x as shown in the figure. The force is in Newton and x in meter. The work done by the force in moving the object from x equal to 0 to x equal to 6 meter is. So आप देखिए बेटे यहां पे आपको इस तरह से ग्राफ दे रखा है, नाउ आपसे वर्क डन पूछा है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6, यानी कि ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको। सो बेटा ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू, अब फोर्स आपको न्यूटन में दे रखी है, डिस्टेंस मीटर में है, यूनिट्स का खास ख्याल रखना पड़ता है बेटे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, तो ये कितनी लेंथ की होगी 3 प्लस बेटे ये कितनी लेंथ की होगी 6 इंटू हाइट कितनी है 3, so this is half into 9 into 3, so that is equal to 27 upon 2, that is equal to 13.5 joule। so answer क्या बनता है बेटे, answer is B for Bombay। next बेटे question number 144। Question number 144. A mass of 0.5 kg moving at a speed of 1.5 meter per second on a smooth horizontal surface collides with a nearly weightless spring of spring constant 50 Newton per meter. The maximum compression इन दी स्प्रिंग वुड बी। अब देखिए बेटे हमारे पास एक मास है और वो वेलोसिटी दे रखी है उसकी, और एक स्प्रिंग पे जाके टकरा रहा है, तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो सकती है स्प्रिंग की। ऐसा है जितनी काइनेटिक एनर्जी मास के पास थी, यदि वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाए, तो देन दी स्प्रिंग विल कंप्रेस बाय मैक्सिमम अमाउंट। सो देखिए बेटे हाफ इंटू मास इज 0.5 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। सो हाफ से हाफ काट दीजिए बेटा, आपके पास एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 0.5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर बटा 50, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये सारा बेटे 0.5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर बटा 50, ये एक डेसिमल यहाँ पे उतार दो तो ये नीचे 100 आ गया, और ये आ गया बेटे 1.5 ओवर 10, दिस इज इक्वल टू
0.15 मीटर। सो मैक्सिमम कंप्रेशन जो स्प्रिंग की हो सकती है दैट इज 0.15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 145th क्वेश्चन। A stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energies E1 by E2 is। ये बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओल्ड कंपटीशन क्वेश्चन। अब इसमें खासियत ये है कि बेटे देखो इनिशियली मोमेंटम जीरो था, दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम होगा, यानी कि पहला मास का मोमेंटम यदि P1 है तो दूसरे मास का यदि P2 है, आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू P। आपसे किसकी रेशियो पूछी गई है? मोमेंटम तो दोनों के सेम हो गए, क्योंकि मोमेंटम रहना है कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, अब दो टुकड़े हुए, उसके फ्रैगमेंट्स हुए, तो क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए दो फ्रैगमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम एक का है एक डायरेक्शन में उतना ही दूसरे का होगा, तभी नेट क्या हो जाएगा? तभी नेट मोमेंटम विल टर्न आउट टू बी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या हो जाएगी बेटे? K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m1 अपॉन P स्क्वायर बाय 2m2। सो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। सो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आ गया m2 by m1। सो देयरफॉर द आंसर बिकम्स A part। आंसर इज A part। वन 46th क्वेश्चन। ए फोर्स F इक्वल टू, बेटा फोर्स F किसके बराबर है? F इज इक्वल टू 6i कैप 2j कैप minus 3k cap acts on a particle and produces a displacement S equal to 2i cap minus 3j cap plus xk cap. If work done is 0, then find the value of x. So बेटा देखो वर्क डन क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, सो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटे? 12 minus 6 minus 3x। दिस इज वर्क डन। ये वर्क डन कितना कह रहा है? वो 0 है। सो बेटा देखो 6 minus 3x 0, इसका मतलब 3x किसके बराबर आ गया बेटे? 6 के बराबर। तो x कितना आ गया? 2। सो x इज इक्वल टू 2। सो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर है हमारे पास D फॉर दिल्ली। आंसर इज D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 147th क्वेश्चन। Two masses MA and MB moving with velocities VA and VB in opposite direction collide elastically, and after the collision MA and MB move with velocities VB and VA respectively, then the ratio of MA upon MB is। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। देखिए इसमें क्या है कि ये मास M में, लेट्स से ये यूं जा रहा था विद VA वेलोसिटी। अच्छा ये रहा मास MB और ये ऐसे जा रहा था विद वेलोसिटी VB। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे और क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, दोनों टकराए। टकराने के बाद क्या हुआ? ऐसे उल्टे निकल गए। ये किससे निकला? VB वेलोसिटी से, और ये किससे निकला? VA वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन इलास्टिक है। तो आपने क्या निकालना है? रेशियो ऑफ मास MA अपॉन MB।
एम ए अपॉन एम बी. Let us say ये डायरेक्शन I take as positive and opposite to this direction like this I will take that as negative. अब लगाइए बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो VA ऐसे है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, MA इंटू VA. इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कैसा लूंगा, नेगेटिव, माइनस MB इंटू VB. दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब बेटा फाइनल मोमेंटम में MB का मोमेंटम पॉजिटिव है, वो ऐसे है, तो MB इंटू VA. इसका मोमेंटम ऐसे है तो ये नेगेटिव हो गया बेटे, माइनस MA इंटू VB. अब आपको क्या निकालना है, MA बाय MB का रेशियो निकालना है. सो बेटा ऐसा करो, MA की टर्म इकट्ठी कर लो और MB की टर्म इकट्ठी कर लो. तो MA इंटू VA प्लस MA VB इज इक्वल टू MB VA इंटू VB. सो MA इंटू VA प्लस VB इज इक्वल टू MB इंटू VA प्लस VB. सो बेटा VA प्लस VB तो कैंसिल हो जाएगा, MA बाय MB रेशियो कितनी आ गई, 1 आ गई बेटे. MA बाय MB दिस रेशियो इज 1. नेक्स्ट 148 क्वेश्चन बेटे. आंसर इसका सी पार्ट. नेक्स्ट 148 क्वेश्चन. Now bete, a metal ball of mass 2 kg moving with a speed of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision both the balls move together, then the loss in kinetic energy due to the collision is. तो बेटा 2 किलो की मास है पहला, M1 2 किलो. वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 कितनी है बेटे, 36 किलोमीटर पर आवर. 36 इंटू 5/18 कितना हो गया बेटे, ये 10 मीटर पर सेकेंड. अब M2 कितना है बेटे, 3 kg और U2 कितना है, 0 इनिशियली एट रेस्ट. दोनों के दोनों स्टिक करके चलने लग जाते हैं. आपने क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन निकालना है. सो बेटा देखो, M1 2 इंटू 10 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, स्टिक करके चल रहे हैं तो 5 हो गया और वेलोसिटी लेट्स से v हो गई. सो बेटा देखो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द टू इज 4 मीटर पर सेकेंड. अब आप देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल कितनी होगी, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर. ये कितना हो गया बेटे, 100 माइनस, अब ये देखिए 5 इंटू 16 40, तो ये कितना आ गया बेटे, 60 जूल. This is 60 joule. So answer to this part becomes B. Answer is B part. Answer is B part. Next bete, 149th question. Calculate the work done when a force F 2i cap, 3j cap, 5k cap और बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap 4j cap प्लस 3k cap. तो बेटे वर्क डन F vector dot displacement vector, so that is equal to 2 into 2 4 plus 12 minus 15. So this work done is 1 joule. So answer is 1 units, 1 joule or 1 unit. So answer becomes C part. Answer becomes C part. Next bete 150th question.
a block of mass 4 kg is placed on a rough horizontal plane. A time dependent force F is equal to kT square acts on the block where K is equal to 2 Newton per second square. Force of friction between the block and the plane at t equal to 2 seconds. बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो आपने 2 सेकेंड्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता करनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू के इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितनी आ गई बेटे 8 न्यूटन. सो फ्रिक्शन फोर्स इज 8 न्यूटन. आंसर देखिएगा, आंसर बिकम्स ए पार्ट.